हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टू क्लैरिटी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10 की साइंस। तो आज है हमारा दूसरा लेक्चर। एक लेक्चर हो चुका है, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए उसको कंप्लीट करिए। पहले लेक्चर में हमने बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि साइंस के बारे में पढ़ा था। जाना था कि साइंस आखिर क्या है। ठीक है, साइंस के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था और साइंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, और शायद पदार्थों के बारे में भी पढ़ा था। तो ये क्लास शुरू करने से पहले हम पहली क्लास का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट में मैं ओरल तरीके से आपको सारी डिफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था साइंस, आखिर साइंस है क्या। ठीक है, जैसे कि हमारे चारों ओर यानी कि नेचर में, पर्यावरण में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो उन सभी का अध्ययन हम साइंस के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल, अगर कोई भी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों आती है या फिर आसमान में क्यों नहीं रुक जाती है, तो इसका अध्ययन हम साइंस के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है जिससे वो हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, आपने सुना होगा कि स्पेस में जाके ग्रेविटी शून्य हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो भी हम साइंस के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। ठीक है, और पदार्थों के बारे में भी पढ़ते हैं साइंस के अंतर्गत कि पदार्थ किन सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं। इन सभी चीजों का अध्ययन हम विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, और फर्दर साइंस को हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, और दूसरा है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, और तीसरा है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में अलग डिवाइड करते हैं। पहला होता है जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, दूसरा बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम जैसे कि हमारे यूनिवर्स में कितने प्रकार की ऊर्जाएं हैं, कितने प्रकार के बल हैं, कितनी प्रकार की गतियां होती हैं। ठीक है, इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल का हम अध्ययन साइंस के अंतर्गत तो करते हैं, लेकिन साइंस की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं वो है हमारी फिजिक्स। ठीक है, और जैसे कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, उसका अध्ययन भी हम साइंस के फिजिक्स की शाखा के अंदर करते हैं। ठीक है, दूसरा था कि हमारा रसायन विज्ञान। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थ, कोई भी मैटर किन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है या फिर उसकी संरचना कैसी है। जैसे जैसे H2 गैस ले लेते हैं कि H2 गैस की संरचना कैसी है, तो इसका अध्ययन हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, और तीसरा पार्ट था जीव विज्ञान यानी कि जीवों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। जैसे कि जीवित प्राणी धरती पे कौन कौन से, हम लोग हो गए, जैसे कि मनुष्य हो गए, और दूसरे नंबर पे जैसे कि पेड़ पौधे वो भी जीवित होते हैं, और जीव जंतु यानी कि जानवर। ठीक है, तो हम जितनी भी जीवित प्राणी हैं उनके अंदर श्वसन होता है, पाचन होता है, उत्सर्जन होता है। इन सभी चीजों का अध्ययन हम जीव विज्ञान में करते हैं। ठीक है, तो ये पहली क्लास का रिकैप हो गया। तो आज हम दूसरी क्लास में क्या पढ़ेंगे वो आपको बता देता हूँ कि पहली क्लास में हमने पदार्थों के ठोस, द्रव, गैस तक पढ़ा था। उसके आगे प्लाज्मा और बीईसी पदार्थ की जो चौथी और पांचवी अवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे कि तत्वों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे आने वाले मतलब चैप्टर में हमको याद होने चाहिए। ठीक है, और इस चैप्टर में जितने भी रासायनिक सूत्र और उनके यौगिकों के नाम के बारे में भी पढ़ेंगे जो हमको यूज में आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी दूसरी क्लास। ठीक है, तो ये प्लाज्मा, आखिर प्लाज्मा क्या है। मैंने आपको बताया था कि ये पदार्थ की एक अवस्था ही होती है। क्या होती है? पदार्थ की अवस्था। इसको हम पदार्थ की चौथी अवस्था भी बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई भी गैस ले लेते हैं, कोई भी गैस, जैसे हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन गैसों को अगर हम बहुत ज्यादा गर्म कर दें, बहुत ज्यादा यानी कि हाई टेम्परेचर दे दें, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो गैसेस होती हैं ये अपने आयंस में टूट जाती है। आयंस में टूटने का मतलब होता है कि
ये अपना एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन जितने भी हो लूज कर देती है। तो ये H+ क्या होगा, ये हो गया हमारा एक आयन। यानी कि अगर कोई भी गैस है, अगर उसको हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे, बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज यानी कि अपने गुण लूज करने लगेगा और एक आयनित अवस्था में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। कौन सी अवस्था बोलते हैं इसको? प्लाज्मा। ठीक है। ऐसे कोई भी गैस ले लेते हैं, अगर N2 भी, ऑक्सीजन भी, अगर इनको हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये अपनी गुण यानी रासायनिक प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज छोड़ देंगी और जो अवस्था हमको प्राप्त होगी उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, आप लोग साथ में नोट करते रहिएगा जिससे कि आपका टाइम बच जाए। लिखते हैं, ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। जब किसी, आप लोग साथ में नोट करते रहिए, जब किसी गैस को अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है, तब पदार्थ की जो अवस्था प्राप्त होती है उसे प्लाज्मा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात के टाइम पे बिजली कड़कती है। ठीक है, जो बिजली कड़कती है तो उससे बहुत सारी रोशनी उत्पन्न होती है। तो वो जो रोशनी उत्पन्न होती है वो भी एक पदार्थ की अवस्था ही होती है। उसे हम प्लाज्मा स्टेट के अंदर अंतर्गत रखते हैं। जैसे आग का जलना, आग जब जलती है तो उसकी लपट होती है लाल या पीली, इस कलर की होती है। ठीक, वो भी एक पदार्थ की अवस्था ही है, उसको हम प्लाज्मा अवस्था के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिख लेते हैं क्या, आग का जलना। आग का जलना। दूसरा बिजली से उत्पन्न प्रकाश। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्लाज्मा यानी ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। ठीक है, जब किसी गैस, कोई भी गैस ले लेते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, को अत्यधिक तापमान यानी उसको बहुत अधिक हम गर्म करें, तब पदार्थ की जो अवस्था प्राप्त होती है उसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, जब उस यानी कि जब उसे अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तब वो अपने आयनों में विभक्त हो जाती है। आयनों में
विभक्त हो जाती है, ठीक है, उस अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। उस अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। चल अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगली अवस्था है हमारी बीईसी, यानी कि जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। जनरली इसे हम पदार्थ की पांचवी अवस्था के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं बीईसी, यानी कि इसका नाम बीईसी ही क्यों पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में एक वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, और एक वैज्ञानिक हमारे भारत के नहीं थे, आइंस्टीन, ठीक है। तो उनका आपने नाम तो सुना ही होगा। पदार्थ की ये जो पांचवी अवस्था है उसकी खोज ना सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने दोनों ने मिल के की थी, इसलिए इसको हम बीईसी के नाम से जानते हैं, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि बनती कब है, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी कि कोई भी पदार्थ हम ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी पदार्थ को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, यानी कि लगभग परम शून्य तापमान, 0 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं परम शून्य तापमान, ठीक है। कोई भी पदार्थ या कोई भी तत्व, ठीक है, इसको जनरली बोलते हैं -273.15 केल्विन। अगर कोई भी पदार्थ को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आए तब जो हमें पदार्थ की अवस्था प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं बीईसी, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं ये पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है, ठीक है। जब किसी पदार्थ को अगर आप लोग साथ में नोट करते रहिएगा, अगर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि -273.15 केल्विन, इसको हम लोग परम शून्य तापमान से जानते हैं, पर ले आए तब पदार्थ की जो अवस्था प्राप्त होती है उसे बीईसी के नाम से जानते हैं। और इस अवस्था के अंतर्गत जैसे कि कोई भी पदार्थ या कोई भी तत्व ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम ले लिया, ठीक है, या फिर लिथियम ले लिया, अगर इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, ठीक है, तब जो हमको अवस्था प्राप्त होगी उसको हम बोलते हैं बीईसी। और इस अवस्था के अंतर्गत क्या होते हैं कि जितने भी इसके अणु हैं, जितने भी सोडियम के अणु हैं और लिथियम के अणु, ये एक ही क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं। एक ही क्वांटम अवस्था में आने का मतलब है कि ये एक समान व्यवहार करने लगते हैं। जैसे कि अभी तो सोडियम एक अलग तत्व है, लिथियम एक अलग तत्व है ना। इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इसके गुण अलग होंगे, और लिथियम की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इसके गुण थोड़े अलग होंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से मतलब कि डिफरेंट है। अगर हम इन दोनों को 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, कितने डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, तो सोडियम और लिथियम एक जैसा ही व्यवहार करने लगेंगे। इसे ही बोलते हैं हम क्वांटम अवस्था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। इस अवस्था में पदार्थ के नहीं, सॉरी, पदार्थ, हाँ, पदार्थ के अणु एक ही क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम फर्दर आगे चलते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको मैंने कल बता दिया था कि पदार्थों को हम दो तरीके से बांटते हैं। एक होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरे होते हैं हमारे संरचना के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर 5 प्रकार में बांटा गया है, जैसे बताया था आपको। एक होता है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। इसके बारे में तो हम सब पढ़ चुके हैं। अब संरचना के आधार पर पढ़ लेते हैं। संरचना के आधार पर भी पदार्थों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारे शुद्ध पदार्थ, पहला है क्या, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा है हमारा मिश्रण, ठीक है। शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंसेस, इसको बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो एक प्रकार के ही कणों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार के कण, यानी कि अगर जैसे हम लोहे का टुकड़ा ले लें, ठीक है। अगर लोहे के टुकड़ा कि अगर हम दो हिस्से कर दें, अगर दो अलग अलग व्यक्तियों को दे दें तो उनसे पूछो अगर कि क्या है, तो वो बताएंगे ये लोहे का टुकड़ा ही है। अगर उसके हम 10 करोड़ हिस्से भी कर देते हैं तो वो लेकिन वो कहा लोहे का टुकड़ा ही जाएगा, इसलिए उसको हम शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ को फर्दर दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं हम तत्व, यानी कि एलिमेंट, और दूसरे को बोलते हैं हम यौगिक, यानी कि कंपाउंड, ठीक है। मिक्सचर से आपको आइडिया लग रहा होगा, मिक्सचर से आइडिया ही लग रहा होगा कि मिश्रण यानी कि मिलाना, यानी कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं, ठीक है। कोई भी पदार्थ मिला लिया, जैसे जल और शक्कर को मिला लिया, तब जो हमको पदार्थ नया प्राप्त होता है उसे हम मिश्रण बोलते हैं, ठीक है। तो मिश्रण को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा समांगी मिश्रण, ठीक है, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जो होता है कि जब हम दो पदार्थों को मिलाते हैं तो वो समान रूप से मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब कि उनके अवयव जो भी होते हैं वो समान रूप से मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम पानी और चीनी को मिला दें तो हम उसमें फर्क नहीं पता कर पाएंगे कि इसमें चीनी मिली हुई है या नहीं मिली हुई है, यानी कि वो उसको हम समांगी मिश्रण के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। वैसे दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि इसमें जो है पदार्थ के अवयव असमान रूप से मिले होते हैं। जैसे कि अगर जैसे तालाब का पानी अगर उठा लें तो वो गंदा पानी होता है, यानी कि उसमें धूल मिट्टी के भी कण मिले हुए होते हैं, तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि ये तालाब का पानी है या कीचड़ का है या नाली का है। तो यानी कि उसके कण जो हैं वो समान रूप से नहीं मिले हुए हैं, तो उसको हम विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो इसको भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है समांगी मिश्रण, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण।
ठीक है। समांगी मिश्रण को बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण, इसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अगर मीनिंग गलत हो तो उसको आप इग्नोर करिएगा। ठीक है, इसके हम फर्दर डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। पहले नंबर पे लिख लेते हैं शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में आपको मैंने क्या बताया था कि वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनते हैं। से मिलकर बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं कि जैसे कि लोहे का टुकड़ा, उसको आयरन बोलते हैं। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, जल भी शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में ही आता है। आपको लग रहा होगा कि जल में दो तत्व मिले हुए हैं, H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बट ये हमारा शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जैसा कि बताया था कि शुद्ध पदार्थ को दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा तत्व और दूसरा होता है यौगिक। ठीक है, तत्व यानी कि एलिमेंट। तत्वों की आपने और सारणी में पढ़ा होगा कि उसमें जितने भी एलिमेंट हैं, मतलब कि 118 तत्व हैं, वो सारे शुद्ध पदार्थ हैं। ठीक है, कैसे शुद्ध, यानी कि एलिमेंट्स के बारे में आपने तो पढ़ा होगा, जैसे ले लिया लिथियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है, और हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, यानी कि सभी सारे तत्व। ये सभी तत्व ये सब शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा, था यौगिक। यौगिक यानी कि कंपाउंड। कंपाउंड, ठीक है। यौगिक शब्द से आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि योग करना, यानी कि अगर हम दो तत्वों को मिला दें तब जो नया एक तत्व प्राप्त होता है उसको हम यौगिक बोलते हैं, तत्व नहीं पदार्थ। यानी कि अगर हम लिथियम किसी भी दो अणुओं यानी दो तत्वों को मिला दें तब जो हमको नया पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम यौगिक बोलते हैं। और वो भी हमारे शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि अगर जो तत्व भी देखो शुद्ध होते हैं, यानी कि जब हम दो शुद्ध पदार्थों को मिलाएंगे तब यौगिक प्राप्त होता है, और यौगिक भी शुद्ध पदार्थ की ही श्रेणी में आता है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें, ये दोनों तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व हैं, और दोनों ही शुद्ध तत्व हैं, यानी कि शुद्ध पदार्थ है। हाइड्रोजन भी एक शुद्ध पदार्थ है, ऑक्सीजन भी शुद्ध पदार्थ है। ये शुद्ध पदार्थ क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर सारे के सारे अणु जो होंगे वो हाइड्रोजन के ही होंगे, और ऑक्सीजन के अंतर्गत जो सारे अणु होंगे वो ऑक्सीजन के ही होंगे। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें तो हमको जल प्राप्त होता है, यानी कि जल में देखो दो तत्व आ गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? यौगिक के अंतर्गत, क्योंकि इसमें दो तत्व हैं और ये भी एक शुद्ध पदार्थ ही होता है। और जैसे अमोनिया, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया N2 यानी कि, ठीक है, तो ये भी एक हमारा यौगिक ही है और शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए फर्दर अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं 1 से 30 तक के तत्वों के नाम व प्रतीक।
ठीक है, क्योंकि अभी इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, उसमें जैसे कि अगर जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करा दी जाए, तो अब जिंक क्या होता है, जिंक को लिखते कैसे हैं, कॉपर क्या होता है, कॉपर को कैसे लिखते हैं, उसके लिए हमको ये मतलब कि तत्वों के नाम व प्रतीक याद होने चाहिए। तो 1 से 30 तक के याद करा देता हूँ, जिससे कि आपको साइंस यानी केमिस्ट्री पढ़ने में आसानी रहे क्लास 10th की। ठीक है, तो पहला परमाणु संख्या 1 ले लेते हैं। पहला तो आपको याद ही होगा, प्रतीक क्या होता है, हाइड्रोजन, और तत्व का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन, प्रतीक होता है H, यानी कि हाइड्रोजन। क्लास 9th में शायद आपने याद भी किए होंगे। दूसरा होता है परमाणु संख्या 2, प्रतीक क्या होता है, हीलियम, और इस तत्व का नाम होता है हीलियम, लिखते हैं He से। ठीक है, आप लोग भी साथ में याद करते रहिएगा, मतलब पढ़ते रहिएगा, नोट भी करते रहिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, फिर क्या होता है, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। चौथा होता है हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर होता है बेरिलियम, इसको Be से लिखते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। फिर पांचवा होता है बोरान, इसको B से लिखते हैं, बोरान। फिर छठा होता है कार्बन, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारा कार्बन। अबे यार, एक सेकंड, कार्बन। नाइट्रो, सातवां एलिमेंट जो होता है हमारा वो होता है नाइट्रोजन। आप लोग भी साथ में नोट करते रहिएगा। आठवें पे होता है हमारा ऑक्सीजन, इसको O से लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर आता है हमारा फ्लोरीन, फ्लोरीन आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर आता है हमारा 10वें पे नियॉन, ये हमारे नोबल गैसेस होती हैं। ठीक है, नियॉन हमारी नोबल गैस है। और जो फ्लोरीन होता है, ये सबसे अधिक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हमारे पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव, इसको ऐसे लिख लो, नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो 10 तक हो गए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर हमारा 11वां होता है सोडियम, इसको Na से लिखते हैं, इसका नाम होता है सोडियम। फिर होता है मैग्नीशियम, इसको हम Mg से लिखते हैं। फिर 13वें पे आता है हमारा एल्यूमिनियम, फिर 14वें पे जो आता है वो होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फिर आता है सिलिकॉन, Si से लिखते हैं।
फिर आता है हमारा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इसको पी से लिखते हैं। फिर 16वें पे जो आता है हमारा आता है सल्फर, इसको एस से लिखते हैं। और 17वें पे जो आता है वो होता है हमारा क्लोरीन, क्लोरीन गैस होती है, ठीक है। Cl2 मतलब गैस होती है, क्लोरीन तो तत्व होता है। क्लोरीन के बाद हाइड्रोजन, फिर आता है हमारा ऑर्गन, अरे सॉरी, 18वें पे आता है हमारा ऑर्गन। ये भी एक वो नोबल गैस होती है, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिख लो नोबल गैस, इसको हम बोलते हैं ऑर्गन। फिर हमारा 19वें पे जो आता है वो होता है पोटेशियम, इसको लिखते हैं हम के से। पोटेशियम। फिर जो 20वें नंबर पे आता है वो होता है हमारा कैल्शियम, जिसको हम लिखते हैं सी से। आप लोग भी साथ में नोट करते रहिएगा। कैल्शियम, ठीक है। 21वें नंबर पे जो आता है वो होता है हमारा स्कैंडियम, इसको बोलते हैं स्कैंडियम, एस सी से लिखते हैं स्कैंडियम, ठीक है। स्कैंडियम। फिर 22वें पे आता है स्कैंडियम टाइटेनियम, इसको लिखते हैं हम टी आई से, टाइटी, ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं भाई, टाइटेनियम। फिर 23वें पे जो आता है स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, इसको लिखते हैं हम वैनेडियम, यानी कि वी से। स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम। फिर आता है क्रोमियम, इसको लिखते हैं हम सी आर से, सी आर जानवर मत समझ लेना, सी आर, क्रोमियम। स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। फिर आता है हमारा मैग्नीज, इसको लिखते हैं हम एम एन से, मैग्नीज। स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज। फिर आता है हमारा आयरन, 26 पे क्या आता है आयरन, इसको लिखते हैं एफ ई से। फिर आता है कोबाल्ट 27वें पे, इसको लिखते हैं हम सी ओ से, कोबाल्ट। फिर 28वें पे आता है स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल, एन आई से लिखते हैं निकेल। फिर 29 पे जो आता है वो होता है हमारा कॉपर, कॉपर को लिखते हैं हम सी यू से, कॉपर। फिर 30वें नंबर पे जो आता है हमारा एलिमेंट वो होता है जिंक, इसको लिखते हैं जेड एन से, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 1 से 30 तक तत्व, परमाणु संख्या, प्रतीक और उनके नाम। तो ये आपको अगला चैप्टर स्टार्ट होने से पहले याद जरूर कर लेना है, क्योंकि जब हम रिएक्शन करेंगे तो उनमें इनका यूजेस होगा, ठीक है। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है हाँ
यौगिक का नाम और रासायनिक सूत्र। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग रिएक्शन करेंगे, जैसे जिंक सल्फेट की रिएक्शन हमने कॉपर से कराई, तो हमको इनका फार्मूला भी तो याद होना चाहिए कि जिंक सल्फेट का फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले, यानी कि चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको ये सारे याद कर लेने हैं। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र तो शायद सबको पता होगा, अगर ना पता हो तो भाई अभी भी समय है, हमारे साथ जुड़ जाओ, लास्ट तक बने रहना। फिजिक्स यानी कि साइंस अच्छे से समझ आ जाएगी। अरे यार, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिखते हैं CO2। देखो, तत्व तो याद करने का फायदा, कार्बन को काहे से लिखते हैं, कार्बन को C से लिखते हैं, यहाँ पे C से लिखा ना। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है CO, बहुत जहरीली गैस होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिख देते हैं ब्रैकेट में। अगर इसको आपने सूंघ लिया ना तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे भाई आपको। इसको बोलते हैं जहरीली गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है। अमोनिया, अमोनिया को लिखते हैं हम NH3 से। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया था कि ये एक शुद्ध यौगिक है, एग्जाम्पल कराया था ना, मीथेन CH4। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका भी फॉर्मूला शायद से आपको पता होगा, 9th में याद किया होगा, HCl बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं हम NaOH। ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम साधारण नमक। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम को हम लिखते हैं K से, और हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है कि उसमें OH जरूर होगा, OH को ही हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम शायद बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब हमारा अगला है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं शायद बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम प्राप्त कैसे करते हैं, जब हम CaCO3 को गर्म करते हैं तब हमको CaOH का होल ट्वाइस मिलता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम को Ca से लिखते हैं और कार्बोनेट यानी कि CO3। सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं Na2CO3, कार्बोनेट अगर कहीं पे लगता है तो उसका मतलब CO3 वहां पे जुड़ा होगा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी जानते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, कॉपर यानी कि Cu, और जहां पर भी अगर सल्फेट लग जाए, कहीं भी अगर सल्फेट लगा हुआ है तो याद रखिए आप कि यहाँ पे SO4 जरूर होगा, SO4 को हम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सही से लिख लेते हैं दोबारा, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। दूसरा क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस हम आयरन को ही बोलते हैं यानी कि Fe, फेरस FeSO4। अब थोड़ा सही से लिख लेते हैं ना, जैसे इसमें कि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, FeSO4। जिंक को हम लोग Zn से लिखते हैं, और सल्फेट मतलब का SO4। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर को हम लोग Ag से लिखते हैं, याद रखिएगा AgNO3। और लेड, लेड यानी कि सीसा, सीसा को हम लेड बोलते हैं, इसको हम Pb से लिखते हैं,
सिल्वर को Ag से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। जल को H2O से लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से लिखते हैं जो कि एक जहरीली गैस होती है। अगर इस गैस को आपने सूंघ लिया ना तो आप भाई भगवान के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। अमोनिया को हम NH3 से लिखते हैं, मीथेन CH4 ये भी गैस ही होती है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, सोडियम यानी कि Na, और जहां पर भी हाइड्रोक्साइड हो उसको बोलते हैं हम OH, ठीक है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, साधारण नमक जो हम खाते हैं डेली, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं KOH। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं हम बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, इसको बोलते हैं हम बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। और अगला है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। कार्बोनेट का मतलब CO3 लगना है, ठीक है। कैल्शियम यानी Ca, ठीक है। आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जैसे बताया ना आपको, सोडियम यानी कि Na, कार्बोनेट मतलब कि CO3, यानी कार्बोनेट अगर आया है तो CO3 लगना जाहिर है, ठीक है। पानी पी लेते हैं थोड़ा भाई। तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, कॉपर सल्फेट CO सल्फेट यानी कि SO4, ठीक है। फेरस यानी कि आयरन यानी कि Fe, सल्फेट का मतलब SO4, जहां कहीं भी सल्फेट अगर आया है तो वहां पे SO4 जरूर लगेगा, ठीक है। जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4, फिर ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट यानी कि नाइट्रेट है तो NO3 आएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है। सिल्वर को लिखते हैं हम Ag से, नाइट्रेट यानी कि NO3। लेड नाइट्रेट यानी कि लेड को लिखते हैं Pb से, और NO3 यानी कि नाइट्रेट, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगली और आज की क्लास की। हेलो बच्चों, थोड़ा लाइट चली गई थी तो दोबारा स्मार्ट बोर्ड ओपन करना पड़ा। तो हमारी अगली और आखिरी स्लाइड क्या है, इसमें है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी, ठीक है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी हमको इसलिए याद रखने की आवश्यकता है कि जब हम अगला चैप्टर मतलब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसमें जब हम अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, तो कौन सा तत्व किसमें से किस विलयन में से किस तत्व को प्रतिस्थापित कर देगा, उसके लिए हमको जानना जरूरी है धातुओं की सक्रियता श्रेणी, ठीक है। इसको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक आपके सामने लाए हैं, इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीका पकाता है, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ, ठीक है। चलो इसको लिख लेते हैं, ठीक है? केदार, केदार का अगर हम इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे तो KEDAR लिखेंगे, वहां से के उठा लेना हमको, सिंपल सा। के यानी कि पोटेशियम, नाथ यानी कि Na, अगर इस इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे तो NaTH लिखेंगे, वहां से हमको Na निकाल उठा लेना यानी कि सोडियम। के का से हो जाएगा Ca यानी कि कैल्शियम, मालिक यानी कि Mg, इसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम, ठीक है। अभी इसीलिए आपको मैंने बोला था कि 1 से 30 तक के तत्व तो याद कर लो ताकि पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। आलू यानी कि यहाँ से हम ले लेंगे Al, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम। जरा से यानी कि जिंक, Zn को क्या बोलते हैं? जिंक, ठीक है। फीका यानी कि Fe को क्या बोलते हैं? आयरन, ठीक है। पकाता से हम ले लेंगे P, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम, ठीक है से आ जाएगा H यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है। Cu से आ जाएगा हमारा कॉपर, कॉपर तो तत्व ही लिखा है, ठीक है। हटाओ से आ जाएगा हमारा Hg, हा से आएगा HATAO, इसकी मीनिंग होगी, तो यहाँ से हम ले लेंगे Hg। इतना तो कॉमन सेंस आप लगा ही सकते हैं, ठीक है। चांदी, ये तो डायरेक्ट तत्व ही आएगा। चांदी को क्या है से लिखते हैं हम? Ag से यानी कि सिल्वर। सोना, सोना यानी कि Au से लिखते हैं, ठीक है। पाव यानी कि Pt को बोलते हैं हम प्लेटिनम। ये कुछ तत्वों के नाम हम लिख देते हैं जो 1 से 30 के बीच नहीं आए, ठीक है। Au को ये तो डायरेक्ट लिखा है सोना, ठीक है।
चांदी यानी कि सिल्वर, ये तो आपको पता ही होगा। हटाओ यानी Hg, Hg को हम पारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो धातु सक्रियता श्रेणी है ये घटते हुए क्रम में है, यानी कि ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु तत्व है, यानी कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, तो यहाँ पे हम एक ऑर्डर लिख देते हैं। ठीक है, घटते हुए क्रम में लिख देते हैं। ठीक है, घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है? हमारा है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर कौन सा है? कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, ठीक है, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है हमारा जिंक, फिर है हमारा आयरन, फिर है हमारा पोटेशियम, फिर है हमारा हाइड्रोजन, फिर है हमारा कॉपर, फिर कौन सा है? Hg, फिर है Ag, फिर है Au, फिर है हमारा आखिरी प्लेटिनम। ठीक है, अगर जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जिंक की अभिक्रिया अगर हम कॉपर सल्फेट से कराएं, ठीक है, तो देखो जिंक इस धातु की सक्रियता श्रेणी में कॉपर से पहले आ रहा है। ठीक है, पहले आ रहा है, यानी कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटा देगा और खुद वहीं पे आ जाएगा। जैसे क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब आपको समझ में आया होगा कि धातु की सक्रियता श्रेणी क्यों याद रखनी चाहिए। इसलिए याद रखनी चाहिए कि कौन सी अभिक्रिया होगी, कौन सी नहीं है, कौन सी अभिक्रिया मतलब संभव है, कौन सी असंभव है। ठीक, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो ये आपको अगला चैप्टर शुरू होने से पहले सब याद करके आना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये याद नहीं करके आएंगे तो चैप्टर को समझने में थोड़ी परेशानी होगी। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।